आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 40 करेंगे। आज आखिरी मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 40। टोटल हम लोगों ने 1200 क्वेश्चन, आज के मॉक टेस्ट को इंक्लूड कर लें तो 1200 क्वेश्चन का हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया है। और हर क्वेश्चन का हम लोगों ने वो अप्रोच फॉलो किया है जो एग्जाम में यूज करना है। उस अप्रोच से एग्जाम में आपका टाइम बचे। हम लोगों ने मॉक टेस्ट के माध्यम से रिवीजन भी किया है। मॉक टेस्ट के माध्यम से कैलकुलेशन भी सीखे हैं कि हमें ऐसा कैलकुलेशन करना है जिससे एग्जाम में टाइम बचे। हमें ऐसा कैलकुलेशन करना है जिससे दिमाग पे ज़्यादा जोर ना पड़े। वो हर एक अप्रोच, वो हर एक कैलकुलेशन आपको बताया गया जिससे एग्जाम में कम समय लगे, कम कैलकुलेशन लगे और सही आंसर तक पहुंच जाए। जो स्टूडेंट टोटल मॉक टेस्ट दिया है वो कमेंट में जरूर आप हमें बताइएगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ है। जैसे हम आपको बता दें कि पहला मॉक टेस्ट अगर आप दिए होंगे तो टोटल 30 क्वेश्चन था। इसी तरह हर मॉक टेस्ट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। 30 क्वेश्चन 30 अलग अलग चैप्टर के होंगे। अगर एक चैप्टर मान लीजिए सीआई का क्वेश्चन हो, दो अगर क्वेश्चन होगा तो दो अलग अलग टाइप के होंगे। इसका मतलब कि जब आप मॉक टेस्ट एक दे रहे होंगे या दूसरा मॉक टेस्ट देंगे, हर मॉक टेस्ट में लगभग आप एक बार पूरे मैथ के कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर रहे होंगे। ये आपके माइंड में चलता है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप 40 मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो लगभग आप 40 बार मैथ का रिवीजन अपने मन में कर लिए होंगे। और क्या फायदा होता है कि देखिए, हम लोग जैसे पहला क्वेश्चन किसी टॉपिक से लिए हैं, दूसरा क्वेश्चन किसी और टॉपिक से होगा। जैसे पहला अलजेब्रा से होगा तो दूसरा परसेंटेज से होगा, तीसरा ज्योमेट्री से होगा। इससे क्या होगा कि एग्जाम में भी इसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है। ऐसा तो नहीं देता कि पहले परसेंटेज का दे देगा फिर प्रॉफिट लॉस का देगा। मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका माइंड स्विच होना चाहिए कि अरे ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। वो हर चीज को हम लोगों ने मॉक टेस्ट के थ्रू सीखा है। तो आप लोग जरूर मॉक टेस्ट दीजिए। एग्जाम में जाने से पहले आप अगर एक बार बैठ गए ना तो यकीन मानिए आप 12 घंटे से 15 घंटे के बीच में आप पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। बोलेंगे सर कैसे 40 घंटे की चीज को। आपके पास यूट्यूब एक ऑप्शन देता है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। जो सेकेंड टाइम देखेगा वो क्या करिए, 2x पे कर लीजिए। 2x पे देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप देखेंगे हाँ ये क्वेश्चन तो हमसे बन रहा है। तो वहां पे आपको टाइम कम लगेगा, कम आप कैलकुलेट करेंगे, कॉपी पे सीधे टिक लगा लेंगे। जो क्वेश्चन आपको लगेगा ये क्वेश्चन हमें पढ़ना है, ये क्वेश्चन का अप्रोच एक बार हमें खुद करना है, फिर उसका अप्रोच देखना है। मान लीजिए नहीं 15 मिनट लगेगा, 25 घंटा ही लगे। 25 घंटा अप्रोक्सीमेट आप बोलेंगे कि एक दिन आपको देना पड़ेगा। एक दिन बैठने जाइए, इतना आप मूवी देखते हैं, इतना कुछ रील्स देखते हैं, एक दिन पूरा देख लीजिए। लेकिन इससे आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। और जिस तरह मैंने आपको बोला कि ये आखिरी मॉक टेस्ट है, उसी तरह आप लोगों को भी अपने मन में टारगेट बना लेना है कि ये एग्जाम हमारे लिए आखिरी है। इस एग्जाम में हमें सिलेक्शन लेना है। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे फिर आप अपना टारगेट चेंज करेंगे, इंस्पेक्टर बनने की कोशिश करेंगे। सीजीएल के थ्रू, स्टेट के थ्रू इंस्पेक्टर बनेंगे, स्टेट पुलिस का जो पेपर होता है, स्टेट पीसीएस देंगे जहां से आप एसडीएम बन सकते हैं। यूपीएससी का पेपर देंगे तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आपका टारगेट धीरे धीरे चेंज होगा। तो अभी वक्त है, पूरा रिवीजन कर लीजिए, नया कुछ भी मत पढ़िए। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि 10 चीज को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक चीज को 10 बार पढ़िए। और आप यकीन मानिए जितना चीज आप पढ़े हैं उतने ही चीज को आप रिवीजन करके जाइए, आपके एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। आखिरी मॉक टेस्ट को हर स्टूडेंट एक बार अटेम्प्ट करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आज के मॉक टेस्ट में आप सब लोगों का कितना मार्क्स आया है या कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। और लास्ट में आप इस मॉक टेस्ट को
आउट ऑफ 100 कितना नंबर देना चाहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं रितेश झा मैथ्स चैनल पे। मेरा नाम रितेश हुआ। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहले आराम से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट का। करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc, ये दिया गया है। आगे कंडीशन दिया गया कि इफ ए बराबर एक्स प्लस वाई, बी बराबर एक्स माइनस वाई एंड सी बराबर 2x माइनस वाई दिया गया है। देखिए अलजेब्रा का जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस पे फोकस मत करिए कि ये किस फॉर्मूला पे होगा, इसमें हम कैसे वैल्यू रखेंगे। दिमाग में सबसे पहले जैसे आपको वेरिएबल दिखे तो ये माइंड में घुमाइएगा एग्जाम हॉल में कि सर ने बताए थे कि जितना वेरिएबल होगा उतना इक्वेशन होना चाहिए, जितना वेरिएबल होगा उतना इक्वेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, कम इक्वेशन होंगे, तो उतने वेरिएबल, जितना ज्यादा वेरिएबल होगा उसको आप कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप मानेंगे आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। और मानना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उसे भी अपना बना लिए थे। तो आपको किसी को अपना ऐसे बनाना है, ऐसे मानना है जिससे कैलकुलेशन आसान हो और ऑप्शन तक हम सही से पहुंच जाए। देखिए जैसे ए बी सी हमारा वेरिएबल है, बोलेंगे हाँ सर। एक्स वाई भी वेरिएबल है। टोटल कितना वेरिएबल है, बोलेंगे 5 वेरिएबल है। कितने इक्वेशन है, 1 2 3 इक्वेशन है। 5 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल ज्यादा है, 2 को आप कुछ भी मान सकते हैं। अब मानने के लिए देखिए यहाँ पे ए बी सी में दिया गया तो हम एक्स वाई पे फोकस करते हैं। हम मान लेते हैं एक्स बराबर वाई है और फिर भी ये वेरिएबल ही रहेगा तो इसके बराबर हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं एक्स बराबर वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 मानेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, हो सकता है ऑप्शन मैच कर जाए। तो 1 मानिए, 2 मानिए, लेकिन ऐसा भी मत करिए 10 मान लीजिएगा कि कैलकुलेशन और हार्ड हो जाए। अगर हम x बराबर y बराबर 1 माने, इसका मतलब x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1 + 1 2। b बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे 1 में से 1 गया 0। c बराबर क्या होगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, ये आ गया 1। जब हम x बराबर y बराबर 1 माने हैं तो a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर 1 आ गया। b 0 होने का मतलब है कि b स्क्वायर 0 हो गया, बोलेंगे हाँ सर। तो a 2ab भी 0 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। जहां जहां b होगा वहां 0 कर देगा, ये भी 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, बस इतना ही का वैल्यू बताना है। उधर से एक स्टूडेंट बोलेगा सर ये तो फॉर्मूला है बेसिक, a प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ, a प्लस सी का होल स्क्वायर। a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 1 है, तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मतलब जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। कब, जब x बराबर y बराबर हम 1 रखे हैं, बोलेंगे हाँ सर। तो हमारा ऑप्शन वही सही होगा जहां पे x बराबर y बराबर 1 रखेंगे तो 9 आना चाहिए। पहले ऑप्शन में रखेंगे तो 1 से 1 कट गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा ना जी ना, ये तो 0 है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे रखेंगे तो 2 में से 2 गया 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है, कोई जरूरत नहीं क्रॉस चेक करने का। लेकिन देखिए हम अभी आपको ऑप्शन चेक करना बताएं। हो सकता है कि ये पहला ऑप्शन होता, आप पहले ऑप्शन में चले जाते, तो आप देखते x बराबर अगर हम 1 रखने तो 2 + 2 4, 4 में से 1 गया, क्या हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 आ रहा है, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए दिया गया है पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य का 12 दिन में पूरा कर लिया हो तो पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि पहले पुरुष कितना थे। ये क्या होता है, इस पे बनता है m1 d1 इक्वल टू, या m1 d1 करिए, m1 d1 इक्वल टू
M2 D2। पहले कितना आदमी हमें नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं। x आदमी कितने दिनों तक काम किया है? 10 दिनों तक काम किया है, बराबर। अब क्या बोला कि 5 आदमी कम हो गया, तो पहले जितना आदमी था उससे 5 आदमी कम, मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 5, बोलेंगे हाँ सर, गुना 12। अगर हम इसे काटेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब देखिए आपको एग्जाम में क्या ध्यान, देखिए यहाँ पे 6x, पहले x वाले टर्म पे ध्यान दीजिए, 6x हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा। तो 6x में से 5x घटेगा तो क्या होगा, x बचेगा, बोलेंगे हाँ सर, बराबर। ये क्या आएगा, माइनस का 30, माइनस का 30 इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, 30 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू क्या है, 30 है। x हम क्या माने थे, पहले इतने आदमी काम कर रहे थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये तो हर स्टूडेंट के लिए है, लेकिन जो हमसे पेड लेक्चर में पढ़े होंगे या जो यूट्यूब पे डला हुआ है, अगर वहां से अगर टाइम एंड वर्क को पढ़े होंगे तो बोलेंगे सर ये तो आप मौखिक बताते हैं, आज कैसे आप इससे करके बता रहे हैं। आपको ये पता है कि वर्क क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जितना पहले वाले समूह को करना पड़ रहा है उतना ही दूसरे वाले समूह को भी करना पड़ेगा, बोलेंगे हाँ सर। आप कहना क्या चाहते हैं, आपको पता है जब वर्क कांस्टेंट होता है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी होता है, या आप इफिशियंसी को क्या बोलते हैं कि मैन पावर होता है, बोलेंगे हाँ सर। टाइम का अनुपात कितना है, 5:6 है, तो इफिशियंसी किस अनुपात में हो जाएगा, या मैन पावर किस में होगा, 6:5 में होगा। 1 यूनिट की कमी, 1 यूनिट कमी मतलब कितना आदमी कम हो रहा है, 5 आदमी। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 6 आदमी का वैल्यू कितना, 30। मौखिक आप नहीं कर सकते थे जो इतना लिख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं इसको भी सीख लीजिए। यहाँ पे वर्क क्या है, कांस्टेंट है, बोलेंगे हाँ सर। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी होता है, या आप इसे बोलते हैं मैन पावर होता है। इनवर्सली मतलब उल्टा होता है, कैसे उल्टा उल्टी आप समझ लेंगे, पहले और बाद में। पहले कितना दिन लगता था, 10 दिन, बाद में कितना लग रहा है, 12 दिन। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ये क्या आया है, टाइम का रेशियो आया है। तो इफिशियंसी बोलिए या मैन पावर बोलिए, क्या होगा, उलट जाएगा, 6:5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। कितने की कमी, 1 यूनिट की कमी, जबकि क्वेश्चन में दिया 1 ना जी ना, 5 आदमी कम हो रहा है। 1 यूनिट बराबर 5, तो पहले पूछा जा रहा है तो पहले 6 का 5 गुना 30। अगर हमसे बाद में पूछता कि बाद में कितने आदमी रह गए थे, कितने आदमी किए थे, तो 5 का 5 गुना 25। हमसे पहले पूछा जा रहा है 30, तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्या देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 13 + 1 इज डिवाइडेड बाय 6। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7 के पावर 13 + 1 को जब हम 6 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए अभी आप पावर को भूल जाइए, जब आप 7 में 6 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, बोलेंगे सर 1 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। एक साथ में जब 6 से भाग दिए हैं तो 1 रिमाइंडर बचा है। अब पावर 1 का कर दीजिए 13, क्योंकि इसका मतलब क्या हो कि 7 जो है 13 बार लिखा हुआ है, और जितनी 13 बार लिखा हुआ है तो 6 को हम 7 में भाग देंगे तो हर बार 1 रिमाइंडर आएगा। मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 1 गुने 13 बार आएगा तो 1/13 रिमाइंडर आ जाएगा। प्लस जब हम 1 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यही तो बचेगा, डिवाइडेड बाय 6 है। 1 का पावर 3 कितना हो, 13 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 + 1/6, 2/6। अब इसको काटिएगा नहीं, ये हम रिमाइंडर बता रहे हैं, बस भाग दे रहे हैं। आप इसको बिल्कुल मत नीचे रखिए, नहीं तो आप लोग फिर वहां पे भाग देने लगेंगे। आप यहीं से हटा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 1 का पावर 13, 1 + 1, ये क्या हो जाएगा, 2। मतलब कि जब हम 6 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। वो उसलिए हटा दिया, हम लिख के जान के हटाए हैं कि एग्जाम में प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि आपको जैसे ही 2/6 दिखेगा तो आप काटोगे 1/3, और ऑप्शन 1 ही आपका वेट कर रहा है।
उसीलिए आपको बस रिमाइंडर लिखना है। नीचे 6 जो है वो आप पता है ना कि 6 से भाग दे के हमें रिमाइंडर आया है, ये हम क्या लिख रहे हैं, रिमाइंडर लिख रहे हैं। तो इसी को आगे सॉल्व करिएगा, नीचे 6 वो नहीं लिखना है, नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा। 2/6 देखते ही सीधे आप 1/3 करते, ऑप्शन ए आपका इंतजार कर रहा, आओ ना, तो ऐसा नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7986 हो जा रहा है, टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो तो वृद्धि का दर ज्ञात कीजिए। बोलेंगे सर बहुत आसान है, क्वेश्चन में दिया गया है 2 साल में 6600 से कितना हो जा रहा है, 7986। बोलेंगे सर ये तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, मतलब हमें पहले जब तक 1 साल पे नहीं पता चलेगा कि 1 साल में कितना बढ़ रहा है तब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका रेशियो ले लेंगे। आप मन ही मन में सोचोगे कि क्या ये 11 से कट रहा है, क्योंकि 11 से तो कट रहा है, चेक कर लेंगे। 8 7 15 अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब 11 से कट रहा है, तो ये क्या होगा 600। ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 11 से काटें तो इसे भी 11 से काटेंगे। बोलेंगे हाँ सर। 11 7 77, यहाँ पे क्या बचेगा, बोलेंगे 2, 28 हो गया, 11 दूनी 22, यहाँ पे 6 बचेगा, 11 6 66। अब 6 से काट के देखेंगे, ये हो गया 100, ये 6 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 6 दूना 12, 6 6, मतलब कि ये रेशियो क्या आ गया, 2 साल में 100 से 121 हुआ है। और आपको पता है कि परसेंटेज बताने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल पे जाना पड़ेगा। तो 2 साल से जब 1 साल पे आते हैं तो ये रेस स्क्वायर रूट करते हैं किसका, 2 साल में जो है 100 से 121 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 121। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब हुआ 1 साल में कोई प्रिंसिपल 10 से 11 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। एक किस पे बढ़ रहा है, 10 पे बढ़ रहा है। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना करते हैं। अब देखिए इसको 100% को गुना मत करिए, क्या करिएगा, क्योंकि आपको पता है 1/10 जो फ्रैक्शन उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 10% होता है। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो थोड़ा सा काटना भी सीख लीजिएगा, और ये भी रहेगा कि यहीं पे 3 साल रहता है तो 3 साल से 1 साल आते हैं, तो आपको ऐसा डाटा दिया रहेगा ना कि उसका क्यूब रूट आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे एग्जाम में। बस आपको दिखना चाहिए कि हम काटे कैसे कि जिससे ये क्यूब रूट बन जाए। क्या दिया गया है, एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 20% का लाभ मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, मतलब कि 5 के वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं। 5 के वस्तु को 6 में बेच रहे हैं, ये इसका रेशियो अनुपात में ले लेते हैं। बोला कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में 100 रुपया की कमी कर दे रहे हैं तो प्राप्त लाभ हमारा 4% अधिक हो जाता है। मतलब पहले 20% हो रहा था तो अब कितना होगा, 24% होगा। तो 24% का फ्रैक्शन कितना होगा, बोलेंगे 6 चौक 24, 25 चौका 100, 6/25 होगा। बोलेंगे बिल्कुल, मतलब कि जब हम कॉस्ट प्राइस को भी 100 कम कर दें और सेलिंग प्राइस को भी 100 कम कर दिए हैं तो अनुपात क्या बना है, 25 से हमें 25 5 31 में बेच रहे हैं, तभी तो 24% का लाभ होगा। बोलेंगे बिल्कुल। अब देखिए 100 कम कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो डिफरेंस अलग अलग है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, क्रॉस मेथड से करते हैं, जहां से हमें यहाँ पे ये नहीं करना रहता है कि रेशियो को इक्वल कर लें, ये करें सिंपल। देखिए यहाँ पे 100 लिखो और यहाँ पे 100 लिखो, यहाँ से आप डायरेक्ट आप
एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यूनिट का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई भी जरूरत नहीं कि इक्वेट करना है, इक्वल रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। आप गुना करिए, 31 गुने 5 कितना होगा, बोलेंगे 155, 25 छक्का 150, 155 में से 150 जाएगा तो कितना होगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इस 100 से 25 में गुना करिए 2500, 100 से 31 में गुना करिए 3100, 3100 और 2500 का अंतर लीजिएगा तो कितना होगा, बोलेंगे 600। हमसे पूछा जा रहा कॉस्ट प्राइस, पहले क्या था कॉस्ट प्राइस, 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 600। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर यही पूछता कि 100 रुपया कम करने के बाद कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 600 में से 100 घटा देते, बोलते 500। लेकिन हमें अभी पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, ये नहीं कि 500 टिक लगा देंगे। हमसे पूछा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका मतलब आपको समझना है कि डिफॉल्ट क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। अगर एग्जामिनर पूछना चाहता कि 100 रुपया कम करने के बाद कितना कॉस्ट प्राइस होगा, तो वो मेंशन करता। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम आराम से करेंगे, लास्ट मॉक टेस्ट है, आप भी मजे लीजिए, हम भी मजे लेंगे, क्वेश्चन लेकिन करेंगे जरूर। क्या दिया गया है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, यदि राखी ने पूर्णांक जितने 200 में से 54 अंक प्राप्त किए, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे। देखिए बहुत इसके मेथड होते हैं। सबसे आसान मेथड क्या है कि हम राखी का निकाल लेते हैं कि 200 में उसको कितना अंक मिला है, तो बोलेंगे 200 का 54% कितना होगा, 200 का 54% कितना होगा, आप बोलेंगे 54/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 108 आ गया। राखी का कितना मार्क्स आ गया, 108। राखी ने मोहन से 12 अंक, तो मोहन का अंक कितना होगा, बोलेंगे सर मोहन का जो भी अंक होगा उससे 12 मार्क्स राखी का है। हमें राखी का अंक आसानी से पता चल गया है, तो 108 में से अगर हम 12 घटा दें तो हमें मोहन का अंक पता चल जाएगा। तो 108 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, 96। मोहन का मार्क्स कितना हो गया, 96। जरूरी नहीं है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, आसान था, आसानी से कर लिया। आइए करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में, बहुत आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में एलसीएम लीजिए फिर इफिशियंसी निकालिए, वो अप्रोच नहीं रखना है। हमें पता वो अप्रोच आपको आता है, आना भी चाहिए, लेकिन जब सिंपल क्वेश्चन दिया गया तो उसको सिंपल तरीके से करेंगे, स्मार्ट अप्रोच से। दिया गया ए और बी, यहां पे लिखिए ए और बी 9 दिनों में क्या कर रहे हैं, कार्य को, एक कार्य को समाप्त कर रहे हैं। बी और सी इसे, मतलब कि बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं। ए और सी उसी कार्य को 18 दिनों में कर रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है ए, बी और सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप सबको पता है बेसिक में कि अगर 9 दिन में वो काम कंप्लीट करा तो एक दिन में 1/9 भाग करेगा, ये मन में कर सकते थे। बी और सी एक दिन में 1/12 भाग करेगा, और ए और सी एक दिन में 1/18 भाग करेगा। ये 1/18 बता रहा है कि ए और सी एक दिन में 1/18 भाग करेगा। अगर हम ये आपसे पूछ ले कि ए और सी जो है टोटल काम कितने दिनों में, अगर ये नहीं दिया रहता 1/18, बोलते कि एक दिन में ए और सी 1/18 काम कर रहा है, तो ए और सी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 1/18 जो है इसको उलट दीजिएगा, तो क्या होगा 18/1 आ जाएगा, मतलब कि नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर में 18, मतलब ए और सी कितने दिनों में काम करेगा, 18 दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा। एक दिन में 1/18, तो 18 दिन में कितना होता, 18/18 हो जाता, मतलब 18 दिन में 1 यूनिट काम कंप्लीट हो जाता। इस टाइप पे हम क्या करते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं वर्क को, बोलेंगे बिल्कुल। अब हमें ए, बी और सी का वैल्यू बताना है कि ए, बी, सी अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में। ये देखिए जब हम इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ ही तो रहे हैं ना,
तो ये क्या होगा, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, इसको 2 से गुना कर देंगे बराबर, ये क्या है, ए प्लस बी का इफिशियंसी एक दिन का है। अब जब सबका हम एक दिन का इफिशियंसी निकाल लिए हैं, इसको आसानी से जोड़ लेंगे, 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/18 हो गया, बोलेंगे बिल्कुल सर। 9, 12, 18 का एलसीएम क्या होगा, 36। ये क्या हो, 9 चौक 36, 4 जाएगा, 12 तिया 36, 3 होगा, 18 दूने 36, 2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 4 3 7 2, 9 हो गया। 9/36 क्या हो गया, 9/36 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, काट देंगे आप इसको, 9 चौक 36, 1/4 आ गया। अब ये क्या, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आया, 1/4। हमें तो 2 इंटू नहीं पूछा, हमें पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों, तो 2 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या आ गया, 1/8 आ गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस ये चीज समझना था। उसका ये था, यहां तक कैलकुलेशन था, 1/8। इसका मतलब है कि तीनों मिलके एक दिन में 1/8 काम कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, इसको पलट दीजिए, ये हो जाएगा 8 दिन में। मतलब ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, 8 दिन में। ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये आप मौखिक में लिख सकते थे और आप 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर डायरेक्ट यहीं पे पहुंच जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशन से चलना शुरू करते हैं। जैसे ही दे दे एक ही समय है ना, तो टाइम दोनों के लिए सेम है, और जैसे ही टाइम सेम हो जाए तो आपके माइंड में सिंपल आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। और टाइम सेम है, टाइम सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड हो जाता है। अब 2 आदमी की बात कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए हम बोले कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बट्टा डिस्टेंस ऑफ सेकेंड जो होगा वो इक्वल होगा स्पीड ऑफ फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड। 2 रेलगाड़ी हैं, तो फर्स्ट रेलगाड़ी को स्पीड ऑफ 1 बोले हैं, स्पीड ऑफ 2 बोले हैं। आगे क्या बोले, दोनों का क्या दिया गया है, स्पीड दिया गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, आ रहे हैं एक दूसरे से मिलान करने के लिए। जब वे मिलती है तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी से दूसरे रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बताइए। देखिए, पहला रेलगाड़ी का स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर घंटा। दूसरे रेलगाड़ी का स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका रेशियो क्या होगा, 5 चौक 20, 25 25। ये स्पीड का रेशियो आया है, और आपको पता है जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। किस कंडीशन में, जब टाइम सेम हो। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बट्टा डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ट्रेन का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। बोला जा रहा है एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी के तुलना में 80 किलोमीटर अधिक जा रहे हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी मान लीजिए 4 यूनिट जा रहा है, तो दूसरा रेलगाड़ी 5 यूनिट जा रहा है। कितना ज्यादा जा रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 80 किलोमीटर। यही दोनों मिलके ना कि एक ट्रेन गाड़ी 4 यूनिट चला होगा, एक ट्रेन गाड़ी मान लीजिए यहां से यहां इसको जाना होगा ए से बी, तो एक ट्रेन गाड़ी 4 यूनिट चला होगा, दूसरा ट्रेन गाड़ी 5 यूनिट चला होगा। टोटल डिस्टेंस पूछेंगे तो क्या होगा, 9 यूनिट होगा। होगा कि नहीं होगा, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 गुने 80, 9 8 72 किलोमीटर। एक बार जब इस टाइप का जैसे टाइम सेम दे और नीचे में देखिएगा कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछे ना, तो जो भी दिया हो अधिक चलता है। देखिए, क्या उससे कोई संख्या ऑप्शन कट रहा है, और अगर एक ही ऑप्शन कटे टिक लगा देंगे, ये भी मत करिएगा। क्या बोले, 80 दिया गया ना,
दो रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी ज्यादा चल रहा है, कितना 80 किलोमीटर है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 80 का मल्टीपल होगा। तो देखिएगा कि ऑप्शन चेक करिएगा क्या, 80 छोड़िए ना, 8 से काट के देखिए ना, 72 कट रहा है, 73 नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रही है, एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो इतना एग्जाम में नहीं करेंगे, सीधे लग। दो होता तब लगाते। आइए करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कितनी बार क्वेश्चन किए हैं, जो ए का मान लेते हैं, एक का कुछ भी अमाउंट मानिए, ये हम क्या मानते हैं, मानते हैं प्रिंसिपल जो होगा वो 1 होगा, तो अमाउंट कितना हो गया, 3 हो गया, तभी तो बोलेंगे 1 का 3 गुना हो गया है। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बोलेंगे 2 यूनिट मिलेगा, बोलेंगे हाँ सर। ये 2 यूनिट इंटरेस्ट कब मिला है, बोलेंगे टाइम जब था 8 साल, 8 साल में 2 यूनिट इंटरेस्ट मिला है, 8 साल में 2 यूनिट मिला है। हमसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, सबको पता है कि साधारण ब्याज में हर एक साल बराबर लगता है, तो 8 साल में 2 यूनिट इंटरेस्ट मिला होगा, तो 1 साल में कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 2/8 हो जाएगा। ये क्या आया, 1/4 आया, इंटरेस्ट मिलेगा 1/4 मिलेगा, 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है, 25%। आप क्या करते, यहाँ पे 100 से गुना करते हैं 100% से, ये आ जाता 25%। अब जिसको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा वो क्या करेगा कि सर देखो प्रिंसिपल जो है 1 से 3 हो जा रहा है, इंटरेस्ट 2 मिल रहा है, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, बोलेंगे इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है सर 2 का मिल रहा है, किस पे, 1 पे, तो 100% परसेंटेज बताने के लिए गुना करेंगे, हमें 200% इंटरेस्ट मिला है। हम पूछेंगे कितने साल में, आप बोलेंगे 8 साल में। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 200/8%, ये क्या हो गया 25%। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड नहीं हो रहा है, डाटा आसान है तब तो हो गया है, डाटा थोड़ा उलझन वाले होते तो यहाँ पे भी करिए फिर भाग दीजिए, तो आप इस अप्रोच से जाइए या इस अप्रोच से आंसर आएगा। हम सजेस्ट करेंगे एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट कर लीजिए कि 8 साल में इतना तो 1 साल में कितना। आइए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये दिया गया एक टैंक का, क्योंकि अभी रिसेंट में सीजीएल में सीपीओ में जो पेपर हुआ था उसमें पाइप एंड सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, तो हर बोर्ड एक दूसरे के एग्जाम का पैटर्न देखते हैं। देखिए एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट है, इनलेट मतलब कि वो जो टंकी होगा उसमें पानी जा रहा है, उस टंकी को भरा जा रहा है, जो क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट है, मतलब कि वहां से पानी निकल रहा है, पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करते थे आप क्या बोलते हैं कि सर देखो ए जो है 15 घंटे में भर रहा है, मतलब प्लस से डिनोट करेंगे, बी जो है 20 घंटे में भर रहा है, प्लस से डिनोट करेंगे, सी जो है खाली कर रहा माइनस से डिनोट करेंगे, और कितने घंटे में, 12 घंटे में। इसका एलसीएम लेते, इफिशियंसी करके करते। हम क्या बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट करो ना एग्जाम में, कुछ लोचा नहीं है तो फिर एलसीएम पे क्यों जाएंगे। बोलेंगे ए भर रहा है और बी भी भर रहा है, ए प्लस बी, और सी खाली कर रहा है तो माइनस का सी कर देंगे। और आपको पता है कि हम जब जोड़ेंगे तो इफिशियंसी मतलब एक दिन का पहले वर्क निकाल लेते हैं, तो 15 घंटे में अगर टंकी वो ए टंकी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/15, बोलेंगे 1/15। बी कितने में, प्लस 1/20, और सी खाली कर रहा है इसीलिए माइनस लिखे हैं 1/12। हो गया, सॉल्व करेंगे 12, 15, 20, 12 का एलसीएम क्या होगा, बोलो ना 60। अरे आप कुछ भी मानो जिससे ऐसा नंबर यहां पे मानो जिससे 15 भी कट जाए, 20 भी कट जाए, ये भी कट जाए, हम वही काम कर रहे हैं लेकिन वहां पे तीर तार नहीं बना रहे हैं। ठीक है, 15 चौका 60,
प्लस 20 30 60 माइनस 12 5 60 हो गया। बोलेंगे हाँ सर। 4 3 7, 7 में से 5 गया 2, 2/60 आ गया। काटेंगे तो क्या होगा 1/30, 1/30 घंटा आया। मतलब ए प्लस बी माइनस सी तीनों टंकी को साथ में खोल देंगे तो 1 घंटा में कितना पानी भरा जाएगा 1/30। पूरा टंकी भरना होगा 1 घंटा में 1/30, तो 30 घंटे में पूरा टंकी भर जाएगा। आप इसको पलट दीजिए, 1/30 को जब पलटेंगे तो 30/1 हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा 30 घंटा। 1 घंटा में 1/30 तो 30 घंटा में कंप्लीट टंकी भरा जाएगा। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन बच जाता, नहीं तो यहां से पहले आप एलसीएम लीजिए, ले लिया, फिर इफिशियंसी निकालिए, फिर यहां पे लिखिए, फिर इफिशियंसी जोड़िए घटाइए, फिर भाग दीजिए, मामला वही होगा। लेकिन ये एकदम एक लाइन में जाते जाएगा जाते जाएगा। जैसे आप प्रैक्टिस करते टाइम सॉल्व करते जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन करिए। एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पौ बिंदु से 26 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण अनुपूरक है। अनुपूरक मतलब कंप्लीमेंट्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए तो आप लोग बताइए कितने थे, तो हम डायग्राम बना के आपको समझाएंगे। करिए सॉल्व करिए, जल्दी 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 से कमेंट आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए जल्दी भाई। हाँ हम देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बस ये देख रहे हैं कि सर कब सॉल्व करके बताएंगे। आइए डायग्राम को समझते हैं। एक मीनार है, ये नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। एक मीनार है जिसका लंबाई ए बी है, हाइट ए बी है। बोला जा रहा है कि एक मीनार के शीर्ष की भूमि पर इसके पौ बिंदु, इसके फुट पे नीचे से इसके पौ बिंदु से 26 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से, मतलब कि एक बिंदु डी है एक बिंदु सी है। यहां से 26 मीटर मतलब कि दूर होगा, 26 मीटर है नहीं। आप देखिए यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। यहां पे 26 मीटर नहीं है, यहां पे 25 मीटर है। क्या है यहाँ पे 25 मीटर है ना। तो 25 मीटर और 16 मीटर में तो 25 मीटर लंबा होगा ना, मतलब इस पॉइंट से ये दूरी होगा 25 मीटर। और 16 मीटर की दूरी पर दो अलग अलग, एक बिंदु क्या है यहां से यहां तक 16 मीटर है। आगे बोला गया है इस बिंदु से जब देखा जाता है, बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाला उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं, आप भी देखते होंगे, छत पे सोया था बहनोई। तो उन्नयन कोण क्या है, अनुपूरक है, कंप्लीमेंट्री मतलब कि तो दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। मान लीजिए अगर हम इसको थीटा बोल दें तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। देखिए ये थीटा और ये कंप्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस थीटा हो गया। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ऐसे करने में बहुत टाइम लगेगा। आप हमें ये हमेशा ध्यान रखिए। ये अगर हम मान लेते हैं इन जनरल ये अल्फा हो, इसको हटाइए, कलर थोड़ा सा चेंज किया जाए, जो कौन सा कलर नहीं है, ये कलर नहीं है ब्लू, इसको मान लेते हैं ये अल्फा और इस एंगल को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। बी से सी का डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं,
और बी से डी का डिस्टेंस y मान लेते हैं। मान लिए अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दे अल्फा प्लस बीटा दोनों कोणों का सम 90 डिग्री है, चाहे 30-60 हो, 45-45 हो, 75-15 हो, 75-15 हो, या पूरा कोण हो, कंप्लीमेंट्री एंगल हो, थीटा, इस दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री, तब ये जो हाइट होगा ये होता है √xy। अल्फा प्लस बीटा दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। यहाँ पे है ना, हम जनरल बोल दिए, कल के डेट में एग्जाम में ये पूछ ले, यहाँ पे दे दे आपको 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री दे दे और यही डिस्टेंस दे दे, बोलेंगे सर याद आ गया दोनों का सम 60-90 डिग्री है, मतलब ये जो हाइट होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 25 गुने 16 होगा। तो यहाँ से हम जब रखेंगे तो क्या आएगा बोलो ना, अब तो आंसर बोल दो। मीनार का हाइट कितना हो जाएगा, √16 गुने 25। अब इसको गुना मत करने लगिएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 25 का 5, 5 चौक 20, कितना होगा 20 मीटर इस मीनार का हाइट होगा। रिवीजन नहीं तो ऐसे करने जाएंगे तो बहुत मानना पड़ता है, ये बेसिक डायग्राम है, क्लास में बहुते बार आपको किए हैं। यहीं से एक याद आया, अगर आप बोलेंगे तो एक और बता देते हैं, बस इसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये दे दिया गया है, ये दे दिया गया, अब क्या बोला, थोड़ा सा इसको पलटेगा कि नहीं जी, बॉटम प्रीव्यू नहीं हो रहा है, फ्लिप, एक बार और हो जा, आइए ये डायग्राम आपको इस तरह, बिल्कुल सही है। हाँ देखिए, अगर आपको इसी तरह दे दे इस क्वेश्चन में, ये एंगल अल्फा दे दे, ये एंगल बीटा दे दे, ये हाइट h1 दे दे और ये h2 दे दे, कंडीशन वही है, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाए, कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, इस दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ h1 इंटू h2। एग्जाम तक ये दोनों डायग्राम आप माइंड में रखेंगे तो आसान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 1 रुपया में 16 क्लिपें बेची और 25% का लाभ कमाया, उसने 1 रुपये में कितने क्लिप खरीदी थी, ये पूछ रहा है। आपको पता है कि जब प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, या कभी कभी प्राइस इनटू क्वांटिटी की भी बात की जाती है बराबर एक्सपेंडिचर होता है, अगर ये कांस्टेंट हो, मतलब कि 1 रुपया में खरीद रहा है 1 रुपया में बेच रहा है, तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटता है, और प्राइस अगर घटे तो क्वांटिटी बढ़ता है। बार बार ये चीज़ आपको पता है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप प्राइस लिखिए, यहाँ पे क्वांटिटी लिखिए, यहाँ पे सीपी लिखिए, यहाँ पे एसपी लिखिए। एक बार समझ लीजिए फिर से, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4, मतलब कि किसी वस्तु का प्राइस अगर 4 रुपया होगा तो बेचेगा कितने में, 5 रुपया में, तभी उसको 25% का प्रॉफिट होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो अगर एक्सपेंडिचर खर्च अगर कांस्टेंट हो,
यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 रुपया खरीद रहा है और 1 रुपया में ही बेचना चाहता है, या 1 रुपया में बेचा है तो 1 रुपया में कितना खरीदा होगा। तो प्राइस का उल्टा क्या होगा, क्वांटिटी। 5 से 4 हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल बोलेंगे सर। ये बताइए ये क्या होता, रेशियो में लिखो, 4:5 तो 5:4 हो जाएगा। अब ये बताइए कि ये क्या कर रहा है, 1 रुपया में 16 क्लिप बेच रहा है, कितना क्वांटिटी, क्या 4 यूनिट बेच रहा है, जिसका वैल्यू कितना दिया गया 16, कितना गुना, 4 गुना। ये भी कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, तो 20 क्वांटिटी, 20 क्लिप खरीदा होगा। इसका मतलब 1 रुपया में 16 क्लिप बेचा है, 1 रुपया में 20 क्लिप खरीद के लाया होगा, कितना, 20। ये बात आपको, ये वाली चीज ध्यान होगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। x + 1/x बराबर 7 दिया है, तो x - 1/x पूछा जा रहा है। ये क्या होता है, x - 1/x इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट, प्लस में दिया गया है, आपको माइनस में पूछा जा रहा है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 करेंगे तो 49 में से 4 जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 45। 45 क्या होता है, 9 × 5 = 45, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 3√5। आप यहीं पे एक बार अगर x + 1/x = k दिया हो तो स्टैंडर्ड फार्मूला में आपको याद होगा, कहाँ से आया ये बताया गया है, k² - 4 कर लेंगे तो आप x - 1/x डायरेक्ट निकाल सकते हैं। करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया 1 + 1/3, ये दिया गया। एक बार क्वेश्चन को देखिए और देखिए कि क्या कोई ऐसा पैटर्न टाइप का आपको दिख रहा है जिससे मजा आ जाए। बोलेंगे सर नहीं समझ में आ रहा है। देखो 3 × 1 करोगे तो 3 + 1 क्या होगा, 4/3 गुना 4 × 1 4 + 1 5, 5/4 गुना, दिखा 5 × 1 + 1 क्या होगा, 6/5। अगला क्या होगा, 7/6 हो जाएगा। ये आप देख रहे हो, नीचा जो है 3 है, 3 से ऊपर क्या आ रहा है, 3 से 1 ऊपर ज्यादा आ रहा है, 4 से 1 ऊपर ज्यादा आ रहा है, 5 से 1 ऊपर ज्यादा आ रहा है। इसी तरह हम जब जाते रहेंगे तो यहाँ पे नीचे में क्या है, n - 1, इससे 1 ज्यादा मतलब 1 जोड़ेंगे, n - 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो n हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोई और चीज आपको दिख रहा है, बोलेंगे हाँ सर। अभी जो कट रहा है वो ऐसे कट रहा है, देखो 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट जाता, 8 से 8 कट जाता, ऐसे ही चलते जाते हैं। तो यहाँ पे n - 1 होता, वहां से n - 1 कट जाता। तो हमें क्या बचा, ऊपर में n बचा, नीचे में क्या बचा, 3 बचा। आंसर क्या होगा, n/3। बहुत आसान है, बस एक बार अगर आप ये दिमाग में मत करें ये 1 जुड़ा हुआ, 1/3, 1/4, 1/5 कौन से सीरीज में जा रहा है, उतना लंबा नहीं सोचना है। एग्जामिनर बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछता है। करिए उस समचतुर्भुज का, बहुत आसान ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। जब तक हम डायग्राम बना रहे हैं तब तक आप रोम्बस के प्रॉपर्टीज क्या क्या आपको याद है, करिए तो रिवीजन और बताइए तो कमेंट में क्या क्या याद है। ईमानदारी से सबको उसकी कसम, नहीं तो वो धोखा देगी तुमको। लड़की है वो, अगर तुम ईमानदारी से कमेंट में नहीं की तो तुम्हें वो धोखा देगा, याद रखना। जल्दी से कमेंट करो तुम लोग क्या क्या याद है रोम्बस के बारे में। जल्दी जल्दी कमेंट करो।
कॉपी नहीं पलटना है, सीधा कमेंट करना है कि रोम्बस के बारे में आपको क्या क्या प्रॉपर्टी याद है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, जल्दी से रिवीजन इसी को तो बोलते हैं, बताइए। जा सर, भूल गया, भूलने से कुछ होगा। जिनको याद है वेल एंड गुड, जिनको नहीं याद है आइए रिवाइज करते हैं। देखिए, रोम्बस जो होता है, जिसे हम हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं, उसके हर एक साइड इक्वल होते हैं, उसके हर एक साइड इक्वल होंगे। डायगोनल, ये दो डायगोनल होंगे, जो डायगोनल जहां पे कट करेगा वो 90 डिग्री बनेगा, मतलब डायगोनल इसके आपस में जहां पे कटेंगे वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। साथ ही साथ ये डायगोनल जो काटेगा वो बाइसेक्ट होगा, मतलब इक्वली बाइसेक्ट होता है, 90 डिग्री पे कटेगा और इक्वली बाइसेक्ट होगा। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये डायगोनल इसके बराबर हो जाएगा। मतलब अगर पूरा लेंथ मान लीजिए कि अगर 2 होता तो ये पार्ट 1 हो जाता, ये पार्ट 1 हो जाता। आइए क्वेश्चन करते हैं। समचतुर्भुज की लंबाई कितना गया, 17, मतलब कि हर भुजा क्या है, 17 17 17 बोलेंगे हाँ। एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, मतलब कि आधा आधा हो जाएगा, बोलेंगे ये क्या हो गया 8, ये हो गया 8 हो गया। अब आप एक बात बताओ मेरे लाल, बोलो ना, नहीं बोलोगे? ये देखो एक चीज को देखो, ए इसको ओ बोल दिया, इसको बी देखो, ए ओ बी में कोण ओ 90 डिग्री है, इसके सामने ये 70 है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है 17 है, ये 8 है। तो ओ ए नहीं निकाल लोगे, बोलोगे सर ए बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर करोगे तो ए ओ का निकल जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। हम बोलेंगे आपको ट्रिपलेट बेसिक याद करवाया गया है, 8 15 17, जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होगा, हाइपोटेनस, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 17, ये हाइपोटेनस हाई सर 17। 8 भी है बस 15 नहीं है, तो ये ओ बी का लेंथ कितना हो जाएगा 15, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 15, मतलब दोनों बराबर होंगे ना 15 15। तो ये बताइए एक समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ समचतुर्भुज जब डायगोनल आपको पता चल जाए तो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। मान लीजिए जो पूरा लेंथ है ओ ए, इसको नहीं, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। ये जो d1 है मान लेते हैं पूरा जो डायगोनल होगा ए सी का लेंथ, जिसे हम d1 बोल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा 15 और 15 30 गुना 30 हो जाएगा, गुना d2, ये d2 है, ये bd क्या है डायगोनल है, ये कितना हो जाएगा पूरा लेंथ 16 गुने 16, 2 से 16 को काटेंगे 8 बार में, 8 3 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बस रोम्बस का आपको बेसिक थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद रहता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगर कहीं मॉक में अगर ये क्वेश्चन आया होगा तो मैंने इसका दूसरा वर्जन भी बताया है कि अगर डायगोनल आपको या ये याद ना रहे, समचतुर्भुज का एरिया हाफ इंटू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, तो अल्टरनेट कैसे आप निकालेंगे ये भी हम आपको बता दिए। बताइए, दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है। मतलब कि जब हम 7 से भाग देंगे वो संख्या को तो वो 0 बचना चाहिए, और जब 8 12 16 से भाग देंगे तो 3 होगा। मतलब पहले हम 7 से ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो 7 से चेक करते कि किस संख्या को 7 से भाग देने पे शेषफल 0 बच रहा है। इसका मतलब कि 7 से पूरे पूरे कट जाए। 7 का विभाज्यता का नियम पता है आपको, लास्ट नंबर का डबल करिएगा उसको में से काम करिएगा, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है, आसान है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट 7 से भाग दे दें। अगर पहले ऑप्शन में 7 से भाग देंगे 266 में तो क्या होगा, मन ही मन में बोलो तो 7 तिया 21, यहाँ पे 5 बचेगा 56, 8 7 56, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 और 7 1 7,
21 बार में कट रहा है। ये देखो तो 248 का 7 से कट रहा है, नहीं। 7 तिया 21, 38 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 7, यहां पे भी 7 से पूरा नहीं कट रहा है। 2 ऑप्शन हमारा बच गया, 2 ऑप्शन कट गया। कहां से? जब 7 के विभाज्यता का नियम चेक किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि शेषफल शून्य बता रहा है, मतलब 7 से वो संख्या कटना चाहिए पूरा। अब क्या है कि 8, 12, 16 से भाग देंगे तो 3 शेष बचना चाहिए। छोटा नंबर है तो डायरेक्ट 8 से भाग दे दो। अगर 266 में 8 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा? 8 3 24, यहाँ पे 2 बचेगा तो 26 हो गया। 8 3 24, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। हमें बचना क्या चाहिए? 3। जब हम 8 से भाग दे रहे हैं तो हमें 3 बचना चाहिए, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ये नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट गया है, एक ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों? 12 16 से चेक करें। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को। दिया गया m प्लस n बट्टा m माइनस n बराबर 7/3 है। आपसे को बताना है एम क्यू प्लस एन क्यू अनुपात एम क्यू माइनस एन क्यू बताना है। कैसे करेंगे बताइए ना? नहीं बताएंगे? एक आप सी एंड डी रूल पढ़े होंगे, आसानी से याद है। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। देखो क्या होता है, सिंपल रिवाइज करो। यहां पे लगा, देखो जब हम सी और सी एंड डी रूल लगाते हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडी लगाते हैं, तो क्या होता है 7 में पहले 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और जब हर की बात करेंगे तो 7 में से, मतलब अंश में से हर को घटा देते हैं तो नीचे 4 हो जाएगा। वंस अगेन, अंश लिखने के लिए अंश में हर को जोड़ेंगे, और जब हर लिखना होगा तो अंश में से हर को घटा देंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर इस साइड लगा रहे हैं तो इस साइड भी लगाना पड़ेगा। m प्लस n में m माइनस n जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2m। नीचे में क्या होगा? m प्लस n में से ये घटाएंगे तो n वाला टर्म कट जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा? 2n। 2 से 2 कट गया, m बट्टा n आ गया क्या? 10/4 आ गया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? एम क्यू प्लस एन क्यू बट्टा एम क्यू माइनस एन क्यू पूछा जा रहा है। m का वैल्यू कितना है? 10, n का वैल्यू कितना है? 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब 1000, 4 का क्यूब 64 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब 1000 माइनस 4 का क्यूब 64। 1000 प्लस 64 क्या होगा? 1064। नीचे में 1000 में से 64 घटाएंगे तो क्या होगा? 936 हो जाएगा। यही आया? बोलेंगे हाँ सर। अब जब हम इसे काटेंगे तो विभाज्यता का नियम क्या फायदा देता है देखेंगे। देखो ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से क्या कट रहा है? 8 से 64 तो कट रहा है, और यहाँ पे 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, ये भी 8 से कट रहा है। ये पूरा संख्या 8 से कटा, तो 8 से सीधा भाग दे देंगे। कितनी बार में जाएगा? 1 बार में देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? 2, 26 हो गया। 8 3 24, 2 बचेगा, 8 3 24। नीचे में 8 से भाग देंगे, 1 बार में जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 13। फिर 1 बार में जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 बचेगा, 56 हो गया, 8 7 56। मतलब एम क्यू प्लस एन क्यू बट्टा एम क्यू माइनस एन क्यू का रेशियो क्या होगा? 133/117। कौन सा ऑप्शन है? ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कितना आसान क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी, मतलब पहली रेलगाड़ी का चाल 7 यूनिट है तो दूसरी का क्या होगा? 5 यूनिट। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए। दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा? बोलेंगे डिस्टेंस दिया गया, टाइम दिया गया, तो स्पीड निकल जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। दोनों रेलगाड़ी, पहले रेलगाड़ी और दूसरे रेलगाड़ी का अनुपात कितना दिया गया है स्पीड का? 7:5।
5 का वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर, कितना गुना? 20 गुना। तो 7 का भी 20 गुना, 140 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आया है? देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया, तो 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। किसका? दूसरी ट्रेन का। दूसरी ट्रेन ये है, 5 यूनिट का वैल्यू 100 किलोमीटर, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना? जितना गुना ये उतना गुना ये हो जाएगा। करिए, इस क्वेश्चन को करिए। किसी संख्या में 37% की कमी करने पर संख्या 315 हो जाती। किसी संख्या में 37%, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या होगा? 100%। 100% में से अगर 37% घटा दें तो कितना संख्या हो जा रहा है? 315 हो जा रहा है। इसका मतलब कि 100% में से 37% घटाएंगे तो क्या होगा? 63%। 63% का वैल्यू कितना आ गया? 315। हमसे पूछा जा रहा है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या 800 हो। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर वो संख्या 800 होगा तो कितने परसेंट वृद्धि होगा। अब कोई जरूरत नहीं कि 100% निकालने का, बस आपको यहीं से कैलकुलेट करिए। रिश्ता देखिए कैसा है। हमें अभी चाहिए 800 का परसेंटेज में क्या वैल्यू होगा। हम कोशिश करते हैं कि या तो आप रिश्ता इसका निभाइए या इससे निभाइए। बोलेंगे सर ये आसानी से लग रहा है कि 63 का ये 5 गुना है, मतलब इधर से इधर आएंगे तो क्या करेगा? 1/5 से गुना करेंगे, 315 में 5 से भाग देंगे तभी 63 आएगा। इसका मतलब 800 में भी जब हम 1/5 से भाग देंगे तभी यहां तक पहुंचेंगे। 16 पंचे 80, ये क्या हो जाएगा? 160%। हम संख्या क्या माने थे? 100%। 100% से कितना ज्यादा है? 60%। मतलब कि 800 होने के लिए संख्या को कितना बढ़ाना पड़ रहा होगा? 60%। कोई जरूरत नहीं 100%। आप 100% अगर यहां से निकालते तो संख्या क्या आ जाता? 500 आ जाता। फिर हम चेक करते 500 से 800 कितना परसेंट है? 60% होगा। लेकिन हम क्यों 100% निकालेंगे? परसेंटेज का काम परसेंटेज में ही तमाम कर देंगे। करिए, डीआई का क्वेश्चन बताइए। करिए तो इस क्वेश्चन को तब तक समझिए। क्या दिया गया है? देखिए, दी गई तालिका के अनुसार 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे क्लास दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। जितना परसेंट स्टूडेंट, जैसे हिंदी में मैथ में 65%, हिंदी में 80%, इंग्लिश में 40%, ऐसे ही। और नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट दिया गया है 105। यहाँ स्टूडेंट दिया गया है, यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है। एक बात बताइए कि मैथ में टोटल अगर हम मान लें 100% स्टूडेंट होगा तो 65% पास किया है, तो फेल कितना परसेंट किया होगा? बोलेंगे 35%। 35% का वैल्यू दिया गया है। इसी तरह हिंदी में अगर 80% पास किया है तो 20% फेल किया होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। इंग्लिश में अगर 40% स्टूडेंट पास किया होगा तो कितना परसेंट स्टूडेंट फेल किया होगा? 60%। अभी जो हम पीछे क्वेश्चन किए थे कि 100% क्यों निकाले, रिश्ता देखो 60% का ये कितना गुना है? क्या रिश्ता है? 6 गुने का। तो 40% का भी ये क्या होगा रिश्ता? 6 गुने का। 6 चौक 24, 240। मतलब इंग्लिश में टोटल कितने स्टूडेंट थे? 240। कोई जरूरत नहीं 60%, पहले 100% निकालेंगे 600, फिर उसका 40% निकालेंगे। परसेंटेज है तो परसेंटेज से ही करिएगा। आज कंटिन्यू बहुत बोलने पे करिए इस क्वेश्चन को।
ये आप लोग होमवर्क के लिए दे दें, आप लोग वो कर लेंगे। क्या दिया गया? दी गई तालिका के अनुसार सभी पांचों विषयों में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं, 11वीं और 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र और अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का अनुपात ज्ञात करिए। हमसे पूछ रहा है कि टोटल पास स्टूडेंट और टोटल फेल स्टूडेंट का अनुपात बताना है। ये तो कैलकुलेटिव हो गया, थोड़ा सा आपको स्मार्ट सोचना पड़ेगा। पास परसेंटेज दिया गया 65%, अभी पीछे ही करके आ रहे हैं। टोटल अगर 100% स्टूडेंट होगा तो 65% पास करेगा, तो 35% क्या किया होगा? फेल किया होगा। यहाँ पे क्या होगा? 80% पास किया है तो 20% क्या होगा? फेल होगा। यहाँ पे अगर 40% पास किया है तो यह कितना फेल होगा? 60%। 75% पास है तो 25% फेल हुआ होगा। बोलेंगे हाँ सर। यहाँ पे क्या है? 50% पास किया है तो 50% फेल किया होगा। बोलेंगे बिल्कुल। 35% का वैल्यू दिया गया, आपको 65% का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? जल्दी जल्दी निकालिए, तो करिए कमेंट। बोलेंगे सर 35% 105 का, 35 का ये 3 गुना है, तो 65 का भी 3 गुना कितना होगा? 195। 20 का ये 20% का 120 कितना गुना है? 6 गुना है। तो 80 का 6 गुना क्या होगा? 8 6 48, 480। 60 का 360 कितना गुना है? 6 गुना है। तो 40 का भी 6 गुना कितना होगा? 6 चौक 24, 240। 25 का 100 4 गुना है, तो 75 का 4 गुना मतलब 25% 100 है, तो कितना गुना? रिलेशन क्या है? 4 गुने का है, तो 75 का भी 4 गुना क्या होगा? 300। 75 दूना 150, 150 दूना 300। अगर 50% 110 है, कितना है? 1 गुना का रिलेशन है, तो यहाँ पे 50% क्या होगा? 110 हो गया। आपको एग्जाम में इसी स्पीड से निकालना पड़ेगा, रफ में। अब कुल पास स्टूडेंट जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? जैसे ही आपको रफ पे देखे सीधे जोड़िएगा, पहले ऐसे जोड़िए। पैसा कैसे जोड़ते हैं? 300 रुपये, 1 400, 4 2 6, 6 4 10, 10 1 1100। 1100 माइंड में रहेगा कुछ देर के लिए। हाँ सर इतना रह सकता है। 1100 को साइड करो। ये क्या होगा? 95 10 105 प्लस 8 4 12 120। 105 प्लस 120 कितना होगा? 225। पहले से कितना था? 1100। 1100 प्लस 225 कितना होगा? 1325। कुल पास स्टूडेंट कितना आ गया? 1325 आ गया। अब कुल फेल स्टूडेंट जोड़ेंगे। 1 2 3 2 5 5 2 7, 700 माइंड में रहेगा कुछ देर के लिए। बिल्कुल सर रहेगा। आगे क्या होगा? 20 5 25 6, बोलो ना 85 और 10 95, मतलब कि 700 और प्लस 95 795। इसी का रेशियो पूछा जा रहा है। अब काटने जाएंगे। विभाजता का नियम खुद चेक करिए। यूनिट डिजिट पे 5 है, मतलब 5 से कटेगा, काट दीजिए। 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, यहाँ पे 25 होगा, 25 25। ऑप्शन में देखिए किस किस ऑप्शन में पास का जो है 265 है। ऑप्शन एक ही में है, टिक लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और ये तभी कर सकते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा कि नहीं हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। नहीं तो फिर क्रॉस चेक करेंगे। रेशियो 5 इधर काटें तो इधर भी कटेंगे। 5 1 5, यहाँ पे बच जाएगा 29, 25 25, 9 5 45। 265 अनुपात 159 किस में है? ऑप्शन ए में है। बिल्कुल सर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे नहीं करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें का मान ज्ञात करना है। एक पैटर्न होता है जो बार बार आपको पूछा जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन का है। इसके बीच में कितने का गैप है? 3 का। इसमें ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। इसमें कितने का गैप है? ये मत कोई समझ जाना कि 4.7 है, नहीं 4 गुना 7 है। 3 का, इसी तरह 3 का गैप। जब हमें इस गैप्स
हर एक जगह सेम हो तो क्या करते हैं, हमें जो इसका टोटल वैल्यू निकालना होगा वो 1/, पहले डिफरेंस लिखते हैं, कितना अंतर कितना है, 3 है, ब्रैकेट में लिखते हैं 1/, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है, 1 है, 1/1 माइनस 1/, लास्ट टर्म क्या है, 50। अरे 1 से शुरू करोगे, एक पहला टर्म जाते जाते 50 पे पहुंचोगे, आखिरी टर्म 50। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम 50 आएगा, 50 में से 1 गया 49, ऊपर में 49, नीचे में 50 दिए 150, 49/150 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 23 है, कैलकुलेशन है। देखिए आपको 120 31/25 का 120% निकालना है। देखिए 120% का फ्रैक्शन क्या होगा, अगर नहीं किसी को याद है कि इसका फ्रैक्शन 6/5 होता है तो मन ही मन में करेगा 100 + 20% लिख सकते हैं। 100% 20% लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ। 100% मतलब 20% मतलब 1/5, तो क्या हो जाएगा 5 + 1 6, 6/5। 120% का वैल्यू क्या होगा, 6/5, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखो, परसेंटेज में लिखो 120/100, काटोगे 3125 को 12 से गुना करना पड़ेगा। यहां पे देखो आपका मल्टीप्लिकेशन कितना आसान हो जाता है, 3125 गुना 120% की जगह क्या लिखेंगे, 6/5। 150 का अगर हम इस साइड ले आए तो माइनस का 150 हो जाएगा, माइनस को उस साइड ले जाए, वाट का वैल्यू पूछ रहा था, ये क्या होगा, एक्स का गुना 90%, बोलेंगे हाँ सर। देखो ये तो 5 से कट रहा है, बोलेंगे कैसे सर, 6 × 5 = 30, यहां पे बचेगा 12, 5 दूनी 10, बचे 25, बचेगा 625 × 6 कितना होगा, कोना में मत जाइएगा, 25 × 6 = 150 का 50, हासिल 1, 6 × 1 = 36 और 1 37, ऐसे गुना करना है। हम क्या किए, 600 + 25 लिख दिए, उसमें 6 से गुना कर दिए, ठीक है, माइनस 150 बराबर x गुना 90%, को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, बोलेंगे बिल्कुल सर। 3750 में से 150 जाएगा तो कितना होगा, 3600 होगा, बोलेंगे बिल्कुल सर। और 1 0 से 1 0 यहीं पे लिखे, 3600 हो जाएगा बराबर x गुने 9/100 होगा। 9 से 36 को काटेंगे 4 बार में, तो x बराबर क्या होगा, 400 × 10 4000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए करिए इस क्वेश्चन को। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आप नीचे में देखिए, एक ही बार में आप सबको मत जोड़िए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये है a - b, ये है a + b। पहले इसको सॉल्व करिए और इसको अलग करिएगा। अगर सबका एलसीएम साथे में लीजिएगा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो नीचे में क्या होगा, बोलेंगे देखिए नीचे में हो जाएगा 3 - √5 × 3 + √5 हो जाएगा। यहाँ पे देंगे तो 3 - √5 हट जाएगा, क्या बचेगा, 3 + √5, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 + √5 का होल स्क्वायर, यही बचेगा, जमा यहाँ क्या हो जाएगा, 3 - √5 बचेगा, तो 3 - √5 का होल स्क्वायर, जमा। अब देखिए एक चीज देखिए कि ये जो है ये बन गया है आपको a² - b², मतलब नीचे रूट नहीं आ रहा है, ऑप्शन में भी नीचे रूट कहीं पे भी नहीं है। आप क्या करिए, इसका परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण क्या होता है, कुछ नहीं, नीचे हमें रूट हटाना है तो क्या करते हैं, √5 - 1 √5 + 1, ऊपर नीचे √5 - 1 से गुना हम कर सकते हैं, क्योंकि √5 - 1 कट जाएगा तो एक्चुअल रिजल्ट बचेगा, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब आइए
सॉल्व करते ही हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बोलेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एक जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 जमा रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस ये क्या होगा रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2ab होता है 2 इंटू रूट 5 इंटू 1 होगा, ये क्या होगा 2 रूट 5, नीचे में क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है कि कुछ चीज मौखिक में करना है, कुछ चीज याद रखना है, हर एक चीज को लिखना नहीं। अब देखिए क्या होगा, नीचे में ये 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया 4, बेस सेम है तो नीचे 4 लिख देंगे, ऊपर में क्या बचेगा 9 5 14, 14 दूना क्या होगा 28 प्लस 6 माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा, नीचे में 4 है, ये क्या होगा 28 अच्छे 34, 34 माइनस 2 रूट 5 होगा, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 17 माइनस रूट 5 बट्टा 4 है, 2 हम कॉमन ले लिए, 2 से 2 काट देंगे, क्या होगा 17 माइनस रूट 5 बट्टा 2, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है कि नहीं? 17 माइनस रूट 5 बट्टा 2, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो चलें आइए, अब देखिए डीआई में आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि जब डीआई का क्वेश्चन कर रहे होंगे ना तो यही क्वेश्चन पीछे भी है, तो जो डाटा आप सॉल्व करके रखे हैं रफ शीट में तो वहां पे घेर दीजिएगा कि ये डीआई का क्वेश्चन है। अब फिर यहां पे सॉल्व नहीं करने लगे, दिया गया किन 2 विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है, फिर यहाँ पे 65%, 80%, 40%, 75%, 50% मत निकालिएगा, वो रफ में वहां पे जाके देखिएगा कि इसका वैल्यू कितना लिखे हैं, तो क्या होगा मैक्सिमम याद है आपको? जैसे देखिए हिंदी का कितना था 480 और साइकोलॉजी का कितना था 300 था, इसका कितना था 240 था, इसका कितना था 195 था, इसका कितना था 110। तो होने वाले छात्रों की सर्वाधिक 2 विषयों में किसको, एक तो 480 है, 480 के बाद क्या है 300, हिंदी और साइकोलॉजी, हिंदी और साइकोलॉजी 2 ऐसे सब्जेक्ट जिसमें सर्वाधिक अंक उसको मिले हैं, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। करिए, इतने दिनों से जब क्वेश्चन करते हैं तो ये तो आसान है, बोलेंगे सर देखो ना tan थीटा बराबर माइनस 12/5 है, हमें पता है p बाय बी होता है, सर ये ट्रिपलेट लग रहा है 5 12 13 माइनस 12 के साथ जाते हैं तो h क्या हो जाएगा 13, p क्या हो जाएगा माइनस 12, b क्या होगा 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट नहीं याद रहता तो आप क्या करते हैं, h निकालने के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। हमसे साइन थीटा पूछा जा रहा है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है माइनस का 12, हाइपोटेनस कितना है 13, माइनस 12/13, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। स्टूडेंट जो तेज होता है वो काट देता ऑप्शन से कि सर p बराबर -12 है और p कभी भी रूट में नहीं होगा, इसी दोनों में कंफ्यूजन होता, और जिसको याद रहता है कि ट्रिपलेट 13 तो इसको भी काट देता, मौखिक उड़ा देता। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए होमवर्क है।
एक बार सोचिएगा इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। यहां पे एक जगह पे आपको आएगा कैलकुलेशन, आप करिएगा। ये 11 111 कटेगा। एक जगह आ गया कैलकुलेशन 3 डिजिट का स्क्वायर रूट। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल में दे दें 121 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप क्या करोगे पता है? 21 का स्क्वायर बोलो कितना होता है? 441। 2 डिजिट लिखना और 4 अपने मन में कैरी सोचना। 121 में 21 जोड़ देना, तो 121 कितने, यहाँ पे क्या है 2 डिजिट 21 है ना, 121 में 21 जोड़ना तो कितना हो जाएगा 142। 142 में ये शेष जोड़ देना, क्या हो जाता 146। मान लीजिए कल के डेट में 115 का स्क्वायर आपसे कोई पूछ लेता तो क्या बोलते हैं? 15 का स्क्वायर 225 होता है, लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे 25, हासिल 2 हो गया। 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130 और प्लस 2 हासिल 132। ये स्क्वायर निकालने का आपको कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में पूछा आ सकता है, आप ऐसे कर लेंगे। अब वो 3 डिजिट का गुना मत करने लगेगा। क्या देगा? जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वो संख्या 100% होगा तो उसका 30% कितना होगा? 30% में जब हम 38 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 50 मिलता है। तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलेंगे 12। संख्या पूछा जा रहा है, संख्या 100% माने हैं। रिश्ता कहां से बैठ रहा है? 30 का ये कितना गुना है? नहीं हो पाएगा। 3 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10% का वैल्यू 4 हो जाएगा, 100% 40 हो जाएगा। ये रिश्ता देख लीजिए ना, 30 का अगर करेंगे 4 गुना तो 120 हो जाएगा, हमें चाहिए 12 दशमलव 4 गुना है तो 100 का दशमलव 4 गुना कितना होगा? अगर दशमलव नहीं होता तो 400 होता, दशमलव के कारण 1 जीरो हट जाएगा, 40। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कोई जरूरत नहीं है कि 100% मानना, एक्स मानना, वाई मानना, अपने आप के दिमाग को थकाना है। आप खुद देखिए कि सुबह से बोलते हुए कैलकुलेशन है, हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन किया जा रहा है। थके हैं? नहीं थके। अगर हमें यहीं पे करना रहता कि ये निकालते ऐसे करते हैं, यहां से भी आता 3%, 3 काट देते तो 10% का वैल्यू 4 आता। 10 का ये क्या है? 10 गुना है तो 4 का 4 गुना 40 होता। जो आसान दिख रहा है वो करेंगे। क्या दिया गया? √15 गुने 27 गुने x बराबर 180 दिया गया। x का वैल्यू, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। रूट अगर उस साइड जाएगा तो क्या होगा? 180 गुना 180, इस साइड क्या बचेगा? 15 गुने 27 गुने x। x अगर हम इस साइड रखेंगे तो यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा? 15 गुने 27 आ जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल। ये देखो 180 180 मतलब 18 को देखो ना, जीरो तो बाद में चिपका ही देंगे। 9 से कट रहा है। बोलेंगे हाँ सर। 27 में क्या है? 9 तिया 27 होता है। अगर हम 27 को काटेंगे, माइंड में रखो 9 गुने 3 होता है। 9 से अगर इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 20 बार में। एक 3 आपका बचा हुआ है, 3 से अगर काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 60 बार में। तो 27 से आप डायरेक्ट काट लिए मन ही मन। 9 तिया 27, 9 से 180 को काटे 20 बार में, 3 बचा है, 3 से 180 को काटेंगे 60 बार में। 15 चौका 60, 20 चौका 80। अब कितना स्टूडेंट 180 का पहले स्क्वायर करता, 324 पे 2 गो जीरो चिपकाता, फिर सॉल्व करता। करिए। पहले 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा बताइए? बोलेंगे सर हमें पता है। पहला विषम संख्या क्या होगा? 1 3 5 7 सो एंड सो, 2n-1 जाता है। इसका फार्मूला पता है, क्या होता है? सम ऑफ
n ऑड नंबर का क्या होगा n स्क्वायर। n के जगह पे को कितनी संख्या 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 600, 2500 हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये एग्जाम में नहीं याद रहता ना कि लगातार ऑड संख्याओं का सम क्या होता है तो आप कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता चलेगा ये कि 1 3 5 7 होता, ऐसे चलते जाते। ये याद रखते हैं कि ऑड नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 2n-1 में। 25 विषम संख्या तो आखिरी अंक क्या हो जाता, 25 दूना 50 में से 1 जाता 49, ये हो जाता। बोले बिल्कुल सर। ये देखिए गैप कितना है 2 का है, ये कितना है 2 है, ये 2 है, गैप हर एक जगह पे 2 2 है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहा है। तो सम ऑफ एन क्या होता है अर्थमेटिक एपी का में जब हम सम निकालते हैं तो क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n क्या है यहाँ पे 25 है, तो 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 49 है। तो ये क्या होगा 25/2 गुना 50 कटेगा, क्या आएगा 25 गुने 25 625। फार्मूला कहीं से आता नहीं है, बनता है एक दूसरे के रिलेशन से। देखो ना 25 का स्क्वायर यहाँ पे भी आया, तो ये याद रहता वेल एंड गुड। नहीं याद है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको करके आना 625। तो चलिए पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा मॉक टेस्ट। क्वेश्चन आप जब एग्जाम दे के आएंगे तो कमेंट में जरूर करिएगा कि एग्जाम में आपको कितना फायदा हुआ है। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अभी किसी भी फालतू के चीज़ों में नहीं पड़ना है, मोबाइल का उतना ही यूटिलाइज करना है जितना से आपको फ़ायदा हो, टेस्ट सीरीज के लिए हो जाए, रिवीजन के लिए हो जाए। बाबू सोना करेंगे बाद में। तो चलिए आप सभी से विदा लेते हैं। आप लोग पढ़ाई करिएगा, अच्छे से रहिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा रोज। चलिए नमस्कार, मिलते हैं फिर नए किसी लेक्चर में, नए किसी मोड़ पे। अभी आपसे जुड़े रहेंगे किसी और तरीके से। चलिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।